जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म फोर्सेज फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हमारे देश में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इस दिवस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार 1949 में यानी कि 1949 में इस दिवस को मनाया गया था। तो उस समय इसका नाम होता था फ्लैग डे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चाहे आपसे आर्म फोर्सेज फ्लैग डे की बात की जाए या फिर सिर्फ फ्लैग डे की बात की जाए, दोनों ही स्थिति में आपका आंसर होगा 7 दिसंबर। तो ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। बाकी यहां पर एक अनाउंसमेंट भी की गई है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने ये कहा है कि दिसंबर 2020 का जो महीना है इसको गौरव माह यानी कि प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि प्राइड मंथ के रूप में दिसंबर 2020 को मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वही वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा जिसमें आपको 12,000 से ज़्यादा मेंबर मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो हमारी टॉपिक वाइज की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग जो भी आपके आज तक मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको कल भी बताया था कि दिसंबर माह में जो आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं वे आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस समय जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वह कोशिश करें कि डेली करंट अफेयर्स वाले जो वीडियो हैं उनको वह पूरा देखा करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित नई गणना के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो अभी माउंट एवरेस्ट की एक बार ऊंचाई फिर से मेजर की गई है चीन और नेपाल देश के द्वारा। और इसकी जो नई ऊंचाई है उसमें 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है। तो जो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी अभी तक, वह अब बढ़ करके 8,848.86 मीटर हो गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इससे पहले जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई का जो मेजरमेंट है वह हमारे यहाँ के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने जब 1954 में इसकी ऊंचाई को मेजर किया था उस समय इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। तो चीन ने यहाँ पर नेपाल के साथ में संयुक्त रूप से इसके नई ऊंचाई को मेजर किया है। और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है इसकी नई ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और वैसे माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि 1965 में हमारे देश के अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी कमेंट में आप ये बताइएगा कि पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया? तो ये जो मेट्रो रेल परियोजना है इसका शिलान्यास किया गया है आगरा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि अगले 5 वर्षों में आगरा में जो मेट्रो है इसके निर्माण को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 5 वर्षों के अंदर यहाँ पर जो मेट्रो है वह संचालित होने लगेगी। अब उत्तर प्रदेश में मेट्रो की बात हुई है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी। कौन कौन से? एक तो है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक हमारा दिल्ली के अंतर्गत आता है नोएडा। तो यहाँ पर भी आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग आगरा और कानपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि काम लगभग शुरू हो चुका है। मेरठ, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर मेट्रो के जो प्रोजेक्ट हैं उनको प्रस्तावित किया गया है। मेट्रो की बात आई है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना हमारे यहाँ का मेट्रो है कोलकाता मेट्रो, जिसको भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक रेलवे जोन का भी दर्जा मिला हुआ है। अगर आपसे सबसे बड़ी मेट्रो की बात पूछी जाए तो दिल्ली मेट्रो वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी मेट्रो है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो आगरा में ये बन रहा है इसकी टोटल लेंथ होगी
29.4 किलोमीटर, यानी कि 29.4 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुरुष श्रेणी में यहाँ पर चुना गया है मोंडो ड्यूप्लांटिस को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार होता है, यह वर्ल्ड एथलीट के द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 खिलाड़ियों को मिलता है। तो एक कैटेगरी होती है पुरुष श्रेणी में और एक कैटेगरी होती है हमारी महिला श्रेणी में। तो पुरुष श्रेणी में यहाँ पर आपको मिलेंगे स्वीडन के एक हमारे पोल जंपर जिनका नाम है मोंडो ड्यूप्लांटिस। और अगर हम लोग महिला श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्जेंटीना की जो यूलीमार रोजोस हैं, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, मोंडो ड्यूप्लांटिस ये पुरुष श्रेणी में और यूलीमार रोजास ये महिला श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। बाकी अगर हम लोग पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल पुरुष श्रेणी में रहे थे एलियोड किपचोगे और डालिलाह मोहम्मद, ये महिला श्रेणी में रही थी। तो यहाँ पर दोनों के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, अगर आपने उनके प्रश्न पत्रों को देखा हो तो अभी भी 2019 के करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो 2019 के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड एथलीट के द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना जाता है और उसी क्रम में इन दोनों का इस बार चुनाव हुआ है। और इनके खेल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मोंडो ड्यूप्लांटिस जो कि एक पॉल वाल्टर के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो पोल को लेकर के ऐसे लॉन्ग जंप होती है, आपने देखा होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूलीमार रोजास की, तो ये हमारे ट्रिपल जंप की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लॉन्च के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है पिक्सेल स्टार्टअप ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पिक्सेल स्टार्टअप की। तो स्पेस के फील्ड की ये हमारी एक बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप है। बेंगलुरु स्थापित होने का आधारित होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो इसी ने अभी हमारे इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसी के साथ में एक समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत ये जो हमारी कंपनी है वह भारत के पहले प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के दिसंबर 2022 से जून 2023 के बीच में PSLV रॉकेट के द्वारा 30 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। और जो ये हमारे सैटेलाइट होंगे ये पूरी तरीके से अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिक्सेल कंपनी ने ये समझौता किया है। बाकी अगर हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो यह हमारे यहाँ के स्पेस एजेंसी इसरो की एक वाणिज्यिक संस्था है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में ही मिल जाएगा जहाँ पर इसरो का है। और CMD इसके इसी वर्ष बने हैं जी नारायणन। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आपसे एक मैं थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछता हूँ। स्काई रूट एरो स्पेस अभी 2 महीने पहले चर्चा में थी, तो किस कारण से ये चर्चा में थी, क्या काम इन्होंने किया है, उसके बारे में नीचे कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो 16वां एशिया कप है इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है क्या। तो यह हमारे क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन सामान्य तौर पर होता रहा है। और 2020 में भी इसका जो आयोजन है वह पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन मामला ये हो गया कि कोविड-19 के कारण 2020 का जो आयोजन है इसको यहाँ पर टाल दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये घोषणा हुई कि 2020 की बजाय जून 2021 में इसका आयोजन होगा, लेकिन वह जो आयोजन है वह पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में होगा। और पाकिस्तान से ये कह दिया गया कि आप रोइए मत, 2022 में आप अपने यहाँ पर इसका आयोजन कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा 2021 में ये आयोजित होगा श्रीलंका में और 2022 में पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा।
और 2021 वाला जो है वह इसका 16वां संस्करण होगा। कौन सा? 16वां संस्करण होगा। बाकी आपको ध्यान रखना है एशिया कप के बारे में कि भारत ने इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा 7 बार जीता है। किसने? भारत ने सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट को 7 बार जीता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार देता है खाद्य व कृषि संगठन, जिसे हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये पुरस्कार चर्चा में है क्यों? तो हमारे यहाँ पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसको अभी वर्ष 2020 के लिए राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार दिया गया है। कब मिला है ये पुरस्कार? तो 5 दिसंबर को होता है विश्व मृदा दिवस और उसी के अवसर पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे यहाँ के ICAR को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। तो FAO के बारे में आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और इसके अध्यक्ष हैं चाइना के क्यू डोंगियो। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में सखीर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीत लिया है हमारे भारत के जहान दारूवाला ने। किसने? जहान दारूवाला ने ये पुरस्कार जीता है, यानी कि ये रेस जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे फार्मूला रेस होते हैं इनमें आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक हमारा होता है फार्मूला 1 जिसको लुइस हैमिल्टन अक्सर जीतते हैं, इस बार के वह चैंपियन भी बने हैं, और एक हमारा होता है फार्मूला 2। तो फार्मूला 2 में मुख्य रूप से जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं वह सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहरीन में अभी सखीर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस का आयोजन किया गया जिसमें हमारे देश के जहान दारूवाला विजेता रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर फार्मूला 2 रेस का खिताब जीता है। तो इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जहान दारूवाला की बात करते हैं तो ये रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं। और यहाँ पर जो ओवरऑल चैंपियनशिप की बात है, जिस प्रकार से इस बार जीता है माइकल शूमाकर और क्या नाम है उनका, लुइस हैमिल्टन ने, उसी प्रकार से जो फार्मूला 2 रेस होती है इसके लिए मिक शूमाकर जो कि माइकल शूमाकर के बेटे हैं, इन्होंने ओवरऑल खिताब को जीत लिया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं में विस्तार के लिए आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि ICICI बैंक के द्वारा आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप की खास बात क्या है? इस ऐप की खास बात यह है कि मान लीजिए आपके पास में ICICI बैंक का अकाउंट है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में किसी अन्य बैंक का भी अकाउंट है तो भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में जो भी सारी बैंकिंग सुविधाएं होती हैं वह आपको इस ऐप के माध्यम से मिला करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर आई मोबाइल पे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जून 1994 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। MD और CEO है संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस शहर में 7वें वास कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया? तो ये जो वास कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारे वास कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण था। वास का मतलब है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यही इसी के ऊपर हमारे यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अब आयोजन करवाया किसने, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और 3 राज्यों की सरकारें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनके साथ में मिलकर के आयोजित किया है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ ने यहाँ पर 3 राज्य और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया है। थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही हाइजीन्स मैटर्स, यानी कि सफाई मैटर करती है। तो ये इसकी थीम रही है। बाकी ये जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो चीफ गेस्ट रहे हैं
आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे कि ये इसमें मुख्य अतिथि रहे थे। अगला प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार ये प्रश्न से कई परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपको इस वर्ष भी ध्यान रखना है। प्रश्न है कि दिसंबर में जारी 16वें जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 10वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2018 के जो डेटा रहे हैं उनके आधार पर जर्मन वाच के द्वारा 57 देश और यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनके आधार पर लिस्ट को जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 4 कैटेगरीज में और 14 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जर्मन वाच ने तैयार किया है। अब पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जो हमारी टॉप 3 कंट्रीज की पोजीशन थी वह वैकेंट रही थी, यानी कि किसी भी देश ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था कि उसको यहाँ पर टॉप 3 स्थानों पर कोई जगह मिल सके। तो इसमें हमारा देश तो रहा है 10वें स्थान पे। वैसे अगर हम चौथे नंबर से बात करते हैं तो चौथे नंबर पर रहा है स्वीडन, यूके रहा है यानी कि यूनाइटेड किंगडम रहा है 5वें स्थान पे, और डेनमार्क यहाँ पर रहा है 6ठे स्थान पर। पिछले वर्ष आपको ध्यान रखना है कि भारत इसमें 9वें स्थान पे था। तो भारत पिछले 2 सालों में इस सूचकांक के शीर्ष 10 में शामिल रहा है। पिछले साल था भारत 9वें और इस वर्ष इसमें भारत 10वें स्थान पे रहा है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने कृषि ओवरड्राफ्ट योजना को लॉन्च किया? तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये सुविधा है क्या? ओवरड्राफ्ट मतलब होता क्या है? तो आपने देखा होगा कई बार बैंक भी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, यानी कि यहाँ पर किसान अपने खाते से ऋण आसानी के साथ में ले सकते हैं। यानी कि अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वे फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा के माध्यम से ऋण ले सकते हैं, और इसे अभी शुरू किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो यहाँ पर किसानों के पास में जो भूमि होती है उसी के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर किसी किसान के पास में 1 एकड़ भूमि है और उस 1 एकड़ भूमि के ऊपर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, यानी कि फसल अच्छे से होती है, तो उसे 1.5 लाख की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल पाएगी। अगर उस व्यक्ति के पास में 1 एकड़ भूमि है जिसमें सिंचाई की प्रॉपर सुविधा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 लाख की ओवरड्राफ्ट की सुविधा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा दी जाएगी। बाकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको धारवाड़ में मिल जाएगा और अध्यक्ष इसके हैं पी गोपी कृष्णा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो ये पुरस्कार मिलेगा राजकमल झा को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में अभी कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि साथ साथ पत्रकार भी हैं, नाम है इनका राजकमल झा जी, और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, यानी कि इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था द सिटी एंड द सी, इसी के लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार के रूप में इनको $5000 दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजकमल झा जी को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर वितरण प्रोजेक्ट के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारी बेंगलुरु सिटी है, कर्नाटक की राजधानी, वहाँ पर जो भी हमारे बिजली की सुविधाएं हैं, यानी कि बिजली का वितरण है, उसको और बेहतर बनाने के लिए, यानी कि उसको आधुनिक बनाने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। बाकी एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो 1966 में दिसंबर महीने में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मनीला में और इसके अध्यक्ष का नाम है मसात्सुगु असाकावा। ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक तो इसका नाम है, लेकिन एशिया के बाहर के जो देश हैं वह भी इनके सदस्य हैं।
तो कुल मिलाकर के 68 सदस्य देश आपको एशियाई विकास बैंक को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना को विस्तारित किया है? तो इस योजना को विस्तारित किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके द्वारा दिसंबर 2016 को ये इस योजना को लॉन्च किया गया था और एक बार फिर से 2000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में इस योजना को पश्चिम बंगाल के सभी लोगों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया है। योजना के अंतर्गत होगा क्या? तो इस योजना के तहत अगर कोई परिवार है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो फिर इसको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इसके लिए राज्य के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा। तो जैसे भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, उसी की तरह यहाँ पर स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने वर्ष 2016 में ही शुरू किया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रख्यात हिंदी लेखक थे जिनका नाम था मधुकर गंगाधर, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सखीर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 2 रेसिंग के बारे में। तो ये हमारी वैसे जूनियर वाली थी, लेकिन जो सीनियर वाली रेसिंग हुई है इसको मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने जीता है। किसने? मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने सखीर ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। आप और ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र की जो सरकार है इनके यहाँ पर जो भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या फिर सेटलमेंट हैं उनके नाम को जाति के आधार पर रखने की घोषणा की गई है। यानी कि इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ होंगी उनके नाम कास्ट के बेस पर रखे जाएंगे। और एक जरूरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि भूटान देश जो कि हमारा पड़ोसी है उसके द्वारा एक हमारे और पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में पहले व्यापार सहयोग समझौते यानी कि ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से जो भी हमारा एक दिन वाला करंट अफेयर्स था उसको हम लोग अलग अलग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने वीडियो में प्रॉपर ये बताया हुआ था कि किस कारण 7 दिसंबर की जो वीडियो है वह अपलोड नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में ये पूछा कि वीडियो क्यों नहीं आई। तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि आधे लोग केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, उनको बस ये मतलब है कि वीडियो आ गई तो लाइए 1-2 मिनट देख लेते हैं, पीडीएफ वूडीएफ का कहीं जुगाड़ हो जाए, पीडीएफ ले लेते हैं, इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पूरा देखनी है अगर आपको करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर करना है। अदरवाइज आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहें तो पूरा देखें, चाहें तो 1-2 मिनट देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरा काम था तो मैंने आपको ये बता दिया। कल मैंने आपसे पूछा था कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो जो हमारे वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं यानी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, उनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, चेतन आनंद जिन्हें ट्रांसफॉर्म ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किस खेल से संबंधित है? तो इनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ब्रांड एम्बेसडर की जो वीडियो है उसको मैंने कल ही अपलोड कर दिया था और एक जो हमारी वीडियो है मिलिट्री एक्सरसाइज की उसको मैं आज अपलोड करूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी आपको यूट्यूब पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे उसमें किसी भी वीडियो में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो की खास बात यह है कि मान लीजिए पुरस्कार और सम्मान से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उससे बाहर का नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ब्रांड एम्बेसडर से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह मेरी वीडियो से बाहर का नहीं होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है तो वह मेरी वीडियो से बाहर नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली करंट अफेयर्स में सारे वीडियो को कवर करूं। इससे मुझे पता चलता है कि कितने प्रश्नों को शामिल करना है या फिर कौन से प्रश्न इस वीडियो में छूट रहे हैं। तो टॉपिक वाइज की वह बेस्ट सीरीज होगी आपके लिए, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।